नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ा। आप लोगों के सिलेबस में जो अगला टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो पढ़ना है उसमें पहला जो बिंदु है वो है उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाग जो हैं उनका अध्ययन करना है हम लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य भारतवर्ष के लगभग उत्तर मध्य भाग में अवस्थित है। मानचित्र पे यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, अवस्थिति है, वो लगभग उत्तर और मध्य में है और ये एक सीमांत राज्य के रूप में है। इसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय भी देशों से लगती हैं। जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप लोग नेपाल, यहाँ नेपाल देश है, उससे इसकी सीमाएं लगती हैं। अगर पूरब से पश्चिम इसके लंबाई की बात की जाए तो यह लगभग 650 किलोमीटर है। वहीं चौड़ाई की बात करें तो यह 240 किलोमीटर के आसपास है। इस हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग यह 7.3% है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है उत्तर प्रदेश राज्य भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो पहले 3 स्थानों पे कौन है, तो आप देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। राजस्थान के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, और तीसरा जो बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आता है अपना उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती राज्यों की बात की जाए तो देखेंगे कि इसके उत्तर में यहाँ नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। यहाँ पे इसके पश्चिम में आप आएंगे तो उत्तराखंड इसकी सीमा बनाती है। फिर हिमाचल प्रदेश भी उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं यहाँ पर बनाती हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे हरियाणा की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर हरियाणा के थोड़ा सा दक्षिण आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर दिल्ली की सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं, और पुनः राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। इधर मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती हैं, इधर छत्तीसगढ़ की सीमाएं लगती हैं, झारखंड की सीमाएं लगती हैं, और बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 9 राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं, और एक देश की सीमा भी अंतर्राष्ट्रीय जो नेपाल देश है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे एक जिला है सोनभद्र। ये सोनभद्र जिला जो है परीक्षाओं में पूछ देता है अक्सर। इस सोनभद्र जिले की जो सीमाएं हैं वो 4 राज्यों के साथ लगती हैं। आप इधर पश्चिम में देख रहे होंगे तो मध्य प्रदेश, इसके दक्षिण में देखेंगे तो छत्तीसगढ़, इसके दक्षिण पूरब में देखेंगे झारखंड, और पूरब में इधर देखेंगे तो बिहार के साथ इस सोनभद्र जिले की सीमाएं लगती हैं। अब अगर बात की जाए प्राकृतिक विभाग की उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ इसे प्राकृतिक रूप से इसे उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रमशः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पिछली कक्षाओं में जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि शिवालिक श्रेणी यहाँ से गुजरती है, ये शिवालिक श्रेणी गुजरती है। तो जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उसमें जो पहला है वो भाबर का क्षेत्र है। तो मैंने बताया था कि भाबर का जो क्षेत्र होता है वो जहां से पर्वत समाप्त होते हैं और मैदान शुरू होते हैं ठीक उसके बाद ये शुरू होता है। तो इन क्षेत्रों में भाबर की एक पतली पट्टी पश्चिम में सहारनपुर से लेके पूरब में कुशीनगर जिले तक पाई जाती है। पुनः इसके दक्षिण में जब आप आएंगे तो पाएंगे कि जो तीसरी
जो दूसरा भौतिक प्रदेश है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तराई, भाबर के ठीक दक्षिण में तराई का विस्तार पाया जाता है एक पतली पट्टी के रूप में। अब जो तीसरा भौतिक प्रदेश है, इसकी बात की जाए तो गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश है, और चौथा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो हम लोग देखते हैं यहाँ दक्षिण के पठारी प्रदेश को पहले आप देखेंगे तो इस तरह से पूरा बांदा, बदायूं, ये जो क्षेत्र है चित्रकूट, ये पूरा क्षेत्र पठारी है। और फिर यहाँ पे एक जिला है महोबा, ये पठारी क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। और इन पठारों और तराई क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ से लेके यहाँ तक एक चौड़ी पट्टी के रूप में गंगा यमुना के मैदान के रूप में विस्तृत है। तो ये चार मुख्य रूप से भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। पहला आप देखेंगे भाबर का प्रदेश, दूसरा तराई का प्रदेश, तीसरा गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश और चौथा पठारी प्रदेश। तो इस मानचित्र के द्वारा आप लोग इसकी जो अवस्थिति है उसको समझ गए होंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें पहला जो है वो भाबर है। अगर भाबर की बात की जाए तो प्रदेश के उत्तरी भाग में शिवालिक की पदस्थली में अवस्थित कंकड़ पत्थरों से निर्मित पतली पट्टी के रूप में विस्तृत भाग जो है वो भाबर के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय क्षेत्र से नदियां जब मैदानों में प्रवेश करती हैं तो उनके साथ कंकड़ पत्थर मैदानों में गिरकर फैल जाते हैं। यही प्राकृतिक जो भूखंड है वो भाबर के नाम से जाना जाता है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे मान लीजिए ये पर्वत है। अब इन पर्वतों से जब नदियां उतरती हैं, यहाँ तक पर्वत है, फिर यहाँ से मैदानों का मैदान प्रारंभ हो जाते हैं। तो जब नदियां उतरती हैं अपने साथ, तो ढाल के सहारे जब नदियां उतरती हैं तो उनकी गति क्या होती है, काफी तीव्र होती है। और गति तीव्र होने के कारण अपने साथ कंकड़ पत्थर और बोल्डरों को बहा के ले जाने की शक्ति भी होती है इस नदी के वेग में। लेकिन जैसे ही ये नदियां पर्वतों से नीचे उतर के मैदानों में प्रवेश करती हैं, ढाल में कमी हो जाती है, और ढाल में कमी होने के कारण इनकी गति कम होती है, और गति कम होने के कारण इनकी जो परिवहन शक्ति थी वो कम हो जाती है, जिसके कारण ये कंकड़ पत्थर और बोल्डरों को जो बड़े बड़े आकार के होते हैं अपने साथ बहा के नहीं ले जा पाते, जिस कारण से ये पर्वत के पदस्थली में, यानी जहाँ पे पर्वत समाप्त होते हैं और मैदान शुरू होते हैं, इन बड़े बड़े कंकड़ों, पत्थरों, बोल्डरों को जमा कर देती हैं। इन कंकड़ पत्थर बोल्डरों से निर्मित इस मैदानी क्षेत्र को भाबर के नाम से जाना जाता है। ये एक पारगम्य चट्टानों का क्षेत्र होता है जहाँ पे पर्वतों से उतरने वाली छोटी छोटी नदियां लुप्त हो जाती हैं। लुप्त मीन्स इन बड़े बड़े बोल्डरों के नीचे से प्रवाहित होने लगती हैं और ऊपर धरातल पर नहीं दिखाई देती हैं। अब इनका विस्तार आप देखेंगे तो पश्चिम में सहारनपुर से लेके पूरब में कुशीनगर तक ये फैला हुआ है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है, और जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। अब आते हैं हम लोग तराई प्रदेश में। तराई प्रदेश जो है वो भाबर पट्टी के ठीक ठीक दक्षिण में पाया जाता है। इस भाग की जो मुख्य विशेषता है यह है कि यह भाग अधिक वर्षा एवं जलपलवन के कारण दलदलीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शिवालिक श्रेणी के ठीक दक्षिण में भाबर प्रदेश और भाबर के ठीक दक्षिण में तराई का विस्तार पाया जाता है। अब चूंकि होता क्या है, यहाँ थोड़ा सा आप समझें कि जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, पर्वतों से नदियां उतरी तो यहाँ पे क्या की, बोल्डर कंकड़ पत्थर जमा करके भाबर क्षेत्र का निर्माण की इन क्षेत्रों में। अब नदियां जब इससे आगे बढ़ती हैं तो छोटे आकार के कंकड़ और महीन मिट्टी को इन क्षेत्रों में जमा कर देती हैं, जिससे एक क्षेत्र का निर्माण होता है, से हम तराई के नाम से जानते हैं। अब इनकी विशेषता, यहाँ बारिश अधिक होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो वर्षा है, वर्षा को 3 भागों में बांटा गया है, एक पर्वतीय, चक्रवाती और संवहनीय वर्षा। तो अगर पर्वतीय वर्षा, और भारत में जो है वो लगभग 80% वर्षा पर्वतीय ही होती है। तो अब इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने का कारण क्या है कि जब मानसूनी हवाएं या आर्द्रता भरी हवाएं पर्वतों से टकराती हैं तो टकरा के इन्हीं आसपास के क्षेत्रों में वर्षा करा देती हैं। क्योंकि भाबर और तराई का जो क्षेत्र होता है वो पर्वतों के तटवर्ती क्षेत्रों में ही होता है, पर्वतों के समीपवर्ती क्षेत्रों में ही
होता है। यह प्रदेश सघन वृक्षों एवं लंबी लंबी घासों से युक्त है। इस भाग में गन्ना, गेहूं, धान की फसलों का रिकॉर्ड पैदावार किया जाता है। इतना ही नहीं, इस भाग में हम जूट की कृषि भी की जा रही है। अगर आप उठा के देखेंगे पिछले लगभग 80 से 100 साल पहले का, या और 50 साल पहले के बात की जाए, बहुत पीछे न जाके, तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा तराई का क्षेत्र था, ये पूरा तराई का बेल्ट था, पश्चिम में पंजाब से लेके और पूरब में तीस्ता नदी तक। मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे तराई बेल्ट की बात कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा क्षेत्र सघन वनों से आच्छादित था। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण खाद्यान्नों की आवश्यकता में वृद्धि हुई, और इन खाद्यान्नों को बढ़ाने के लिए इन तराई के जंगलों को साफ करके कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इनका विस्तार देखेंगे तो सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, रामपुर, बरेली, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर जैसे जिले अवस्थित है इस तराई क्षेत्र में। यानी पूरा जो उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी हिस्से का पूरे जो जिले हैं, सीमावर्ती जिले, वो सब इस तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब अगर बात करें जलवायु की, तो इस भूभाग की जो जलवायु है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं है, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है वो उमस भरा होता है, क्योंकि आर्द्रता अधिक होती है, अधिक वर्षा होने के कारण, और दलदली क्षेत्र होता है जिसके कारण आर्द्रता अधिक होती है और गर्मी और उमस अधिक पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो भाबर क्षेत्र की नदियां हैं वो इस तराई क्षेत्र में धरातल पर प्रकट होती हैं, और चूंकि समतल क्षेत्र होता है इसलिए नदियां इधर उधर बह के दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं, और दलदल होने के कारण यहाँ कीड़े मकोड़े और मच्छरों का प्रकोप अधिक होता है। अब अगर देखें तो भाबर व तराई प्रदेश में जनजीवन कैसा है, तो भाबर और तराई प्रदेश की अगर बात की जाए तो इन प्रदेशों में वनों पर आधारित उद्योग धंधों की प्रचुरता देखी जाती है। आप देखेंगे तो बरेली, नजीबाबाद, ज्वालापुर में बेंत और बेंत से बने सामान, फर्नीचर, कत्था, माचिस, प्लाई उद्योग, सहारनपुर में कागज उद्योग, मेरठ में खेल के सामान का निर्माण प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इस प्राकृतिक प्रदेश में गन्ना, धान, गेहूं, जूट की खेती मुख्य रूप से की जाती है। अब जो दूसरा प्राकृतिक प्रदेश है, सॉरी तीसरा, वह है गंगा यमुना का मैदानी भाग। इस प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार आप देखेंगे तो दक्षिणी पठारी भूभाग एवं उत्तरी भाबर एवं तराई प्रदेश के मध्य भाग की में चौड़ी पट्टी के रूप में पाया जाता है। मैंने मानचित्र पे आप लोगों को बताया कि ये भाबर का क्षेत्र है, ठीक इसके दक्षिण में तराई का क्षेत्र है, और यहाँ पे दक्षिणी पठारी प्रदेश का विस्तार है, और इसके बीच का जो क्षेत्र है वो गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र हैं। इसकी अगर सीमा की बात करें तो इसकी प्राकृतिक जो सीमा है, पश्चिम में यमुना नदी बनाती है और पूरब में गंडक नदी इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। इस जो मैदान है, गंगा यमुना का जो मैदानी भाग है, इसका निर्माण गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमा करने के कारण हुआ है, जिसके कारण यह अन्य प्राकृतिक प्रदेशों की तुलना में बहुत ही अधिक उपजाऊ है, और अधिक उपजाऊ होने के कारण इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या है उसका सघन बसाव पाया जाता है, बहुत ही अधिक जनसंख्या इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्राकृतिक प्रदेश में जो गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के आधार पर मैदानों का निर्माण हुआ है, उसे दो भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला है खादर और दूसरा है बांगर। आइए एक एक करके देखते हैं। अगर खादर की बात की जाए तो खादर जो है मैदानी भाग में अवस्थित ऐसा भूभाग होता है जहां प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। तो प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचने के कारण हर वर्ष जलोढ़ की नई परतें जमा हो जाती हैं, जिससे यह मृदा उपजाऊ होती रहती है। कुछ क्षेत्रों में इसे कछार के नाम से जाना जाता है। जैसे ऐसे समझिए कि ये जो नदी बह रही है, तो ये नदियां क्या करती हैं, अपने जल के साथ जब बाढ़ वगैरह आता है तो ये अपने आसपास के क्षेत्रों में क्या करती हैं, जलोढ़ों का जहां तक इनका जल पहुंचता है वहां जमा कर देती हैं। तो इनके नए
जलोढ़कों से जमा हुए जो क्षेत्र होते हैं उन्हें खादर के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है और उससे नई नई परतों का जमाव होता रहता है। अब आते हैं हम लोग बांगर देखते हैं। बांगर जो है मैदानी भाग में ऐसे पुरातन जलोढ़ वाले क्षेत्र होते हैं जहां बाढ़ का पानी अब नहीं पहुंच पाता। अब नहीं पहुंच पाता अर्थात कभी यहाँ बाढ़ का पानी आता था लेकिन अब नहीं आता है। तो जब बाढ़ का पानी आता था तो उसी बाढ़ के पानी से इस बांगर के जलोढ़ मैदानों का निर्माण हुआ, लेकिन वर्तमान समय में यह बाढ़ की सीमाओं से ऊपर अवस्थित होता है, जिसके कारण यहाँ बाढ़ नहीं आती है। तो अगर कहें कि जो बांगर है वो पुराना खादर होता है, यानी जो खादर क्षेत्र है जब उस क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता और वहां की मिट्टी का नवीनीकरण यानी हर साल नए कांप का जमाव नहीं होता है, तो ऐसे क्षेत्रों को बांगर कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में उपरहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस मृदा में आप देखेंगे तो फास्फोरस और चूना की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियां हैं, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की, वो अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए ये नदी यहाँ प्रवाहित हो रही है, ये नदी यहाँ प्रवाहित हो रही है, तो ये अपने आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के जल के द्वारा क्या करेंगी, खादर का निर्माण करेंगी। यहाँ भी मान लीजिए खादर का निर्माण कर दी, यहाँ से नदी प्रवाहित हो रही है। अब इस नदी का क्या हुआ, मार्ग परिवर्तित हो गया। अब यह नदी क्या की, अब यहाँ से प्रवाहित होने लगी, इधर से प्रवाहित होने की अपेक्षा इधर से प्रवाहित होने लगी। तब ये क्या करेगी, इन क्षेत्रों में अपने जलोढ़ों का जमाव करेगी, जिससे खादर का निर्माण इन क्षेत्रों में होगा और इन क्षेत्र इस तरह से इन क्षेत्रों में होगा। और यह जो क्षेत्र होगा अब यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण ये बांगर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब इस क्षेत्र में यानी गंगा यमुना के जो मैदानी क्षेत्र हैं, इसमें मानव का जीवन कैसा है और वहाँ क्रियाकलाप किस प्रकार के हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ जो मृदा है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, जिसके कारण यहाँ की पूरी संस्कृति ही आप देखेंगे तो कृषि कार्य पर ही आधारित है। इस भाग में लगभग सभी प्रकार की फसलें होती हैं, जैसे रबी, खरीफ और जायद। मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि फसलों को मौसम के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा जायद। रबी की फसलों के अंतर्गत आप देखेंगे तो गेहूं, चना, मटर, जो गेहूं की 7 फसलें बोई जाती हैं वो रबी के अंतर्गत आती हैं। खरीफ के अंतर्गत आप धान देखेंगे तो धान और धान के साथ बोई जाने वाली फसलें, और जायद के अंतर्गत आप देखेंगे तो तरबूज, खरबूज, ये जो फसलें होती हैं वो जायद के अंतर्गत आती हैं। तो इन रबी, खरीफ, जायद जो तीनों प्रकार की फसलें हैं, इनकी खेती पर्याप्त मात्रा में इस गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। जहां तक इस प्रदेश के कृषि के उपजाऊपन की बात है, तो कृषि के विकास के साथ साथ उद्योगों का भी विकास हुआ है कुछ क्षेत्रों में। और कहीं इसी के साथ साथ इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में सघन जनसंख्या के कारण बड़े बड़े नगरों का भी विकास हुआ है। अगर बड़े बड़े नगरों की बात की जाए तो लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आप देखेंगे बनारस, बहुत बहुत बड़े बड़े नगरों का विकास इस गंगा यमुना के मैदानी भाग में हुआ है। और इस भाग में कच्चे माल आधारित विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का भी विकास हुआ है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, आप देखेंगे कानपुर का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। औषधि निर्माण, खास करके सहारनपुर का जो क्षेत्र है, साबुन उद्योग, चीनी मिट्टी, गलीचा निर्माण। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अगला जो प्राकृतिक प्रदेश है वो है दक्षिण पठारी पहाड़ी क्षेत्र। इस भूभाग के अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो पठारी भाग हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। इस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आप देखेंगे तो मुख्य रूप से झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, इलाहाबाद की मेजा और करछना तहसीलें, मिर्जापुर और चंदौली की अधिकांश तहसीलें इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं।
अगर इस प्रदेश की सामान्य ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर के आसपास है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, जिसके कारण ये इस पठारी प्रदेश में वृक्षों एवं वनस्पतियां जो हैं वो छोटी छोटी पाई जाती हैं। इनकी लंबाई अधिक नहीं हो पाती। यहाँ की मुख्य फसलों की बात की जाए तो ज्वार, तिलहन, चना, गेहूं इस प्रदेश की मुख्य फसल है। वर्तमान में बेतवा नहर ने सिंचाई क्षमता में वृद्धि की है, जिसके कारण इस क्षेत्र के उपजाऊपन में कुछ वृद्धि हुई है। अब इन क्षेत्रों का जो मानवीय क्रियाकलाप और मानव जीवन कैसा है उसके बारे में देखते हैं। प्रदेश के इस भाग में खनिजों की प्रचुरता है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो पठारी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भारत का लगभग 98% खनिज पाया जाता है। तो उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो ये पठारी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे चूना पत्थर, कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट, सिलिका, सैंड, सेल खड़ी, पाइराइट, रॉक फास्फेट, यूरेनियम, एस्बेस्टस, जिप्सम मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ पे मैं बता दूं कि यूरेनियम अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का किस जिले में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है ललितपुर जिले में। जो यूरेनियम है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। अब खनिजों की अधिकता के कारण यहाँ पर इस प्राकृतिक प्रदेश में उसी प्रकार के उद्योगों का विकास भी हुआ है। जैसे अधिक खनिज है तो यहाँ पे खनन उद्योग प्रचलित है, जिसमें काफी लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसके अलावा झांसी में निर्माण उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग, कालपी में हाथ से कागज बनाने का उद्योग भी विकसित हुआ है। अब जो इसमें अगला बिंदु है वो है उत्तर प्रदेश की जनजातियां। जनजातियां मतलब ऐसी जातियां जो समाज की मुख्य धारा से अलग रहती हैं, जो वनों में, जंगलों में, निर्जन स्थानों पे, पहाड़ों पे, पठारों की निर्जन क्षेत्रों में निवास करती हैं, उन्हें जनजाति के नाम से जाना जाता है। इन्हें वनवासी भी कहा जाता है। तो देखें तो उत्तर प्रदेश की मुख्य जनजातियों की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो संख्या है वो है थारू जनजाति की। और यह थारू जनजाति, अभी हम लोग जो तराई प्रदेश की बात कर रहे थे, उस तराई प्रदेश में पाया जाता है। इसकी बात करें जनपदों की तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर में यह जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अगर इनके व्यवसाय की बात की जाए, अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान है और ये धान की खेती जो है मुख्य रूप से करते हैं। इनके जो व्यवसाय हैं वो पशुपालन, लकड़ी की ढुलाई, लकड़ी की कटाई, शिकार, जंगलों से जड़ी बूटियां एकत्रित करना, यही उनका मुख्य व्यवसाय है। थारू जनजातियों के लिए लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय भी स्थापित किया गया है। ये परीक्षाओं में पूछता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरी जो जनजाति है वो है बुक्सा। ये बुक्सा जनजाति जो है बिजनौर जनपद में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों के रूप में इनका निवास है। इनका जो मुख्य भोजन आप देखेंगे तो वह चावल है। ये हिंदी भाषा बोलते हैं। बुक्सा जनजाति के बारे में जब हम लोग हिमालय के प्राकृतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने चर्चा किया था। ये एक प्रवासी जनजाति है जो गर्मी के दिनों में जब बर्फ पिघलता है तो ये चारावाहा जनजाति भी इनको कहा जाता है। ये भेड़ बकरियां चराते हैं। तो गर्मी के दिनों में जब बर्फ पिघलती है तो हिमालय की चोटियों पे चले जाते हैं और जैसे ही ठंडी पड़ती है, बर्फ जमने लगती है, तो घाटियों में नीचे की तरफ चले आते हैं। तो ये बुक्सा जो जनजाति है उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, बिजनौर जनपद में। क्योंकि जो बिजनौर जनपद है वो उत्तराखंड से लगा हुआ है, यानी जनपद बिजनौर की जो सीमाएं हैं वो उत्तराखंड से लगती हैं, जिसके कारण वहां की कुछ जनजातियां आके इन क्षेत्रों में निवास करती हैं। अब अगली जो जनजाति है वो है खरवार। खरवार जो जनजाति है, इनका जो मूल निवास क्षेत्र आप देखेंगे वो झारखंड के पलामू जिला है। झारखंड के पलामू जिले में मुख्य रूप से ये जनजाति पाई जाती है। इनका मूल निवास क्षेत्र वही है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी पाई जाती हैं,
जो वहां से प्रवास करके आ गई हैं। ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों में पाई जाती हैं। अब कुछ याद करने लायक तथ्य हैं इसमें, आप देखिएगा यहाँ कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। इसके अलावा पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो है वो महोबा में है। इसको आप लोग याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ देता है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन यानी एल्युमिनियम जो फैक्ट्री है रेणुकूट में, रेणुकूट जो है वो सोनभद्र में पड़ता है। इसके अलावा झांसी में ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री है। और जो सोनभद्र जिले के चूर्क और डल्ला दो स्थान हैं, यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री भी पाई जाती है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो झांसी में पाया जाता है। अब ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसके उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक था उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश वह समाप्त होता है। धन्यवाद सभी को।